जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने परिवार शाक्या जी जीके क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता आपके आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज की क्लास पे हम पढ़ने वाले टॉपिक वाइज प्रश्न दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनके तो पहले मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद मिक्स मसाला के संभावित प्रश्न देखेंगे दोस्तों, है ना। संभावित प्रश्न जो उन्हीं से टॉपिक से रिलेटेड एग्जाम में आएंगे दोस्तों। आज जो भी 2 और 3 मार्च को जो भी एग्जाम हुए, परीक्षा में हुए, वो क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ठीक है। और जिन भी स्टूडेंट के, सुनना दोस्तों, जिन भी स्टूडेंट के दोस्तों 4, 5, 6, 7, 8 मार्च को एग्जाम है, वो आगामी शिफ्ट वाले इस क्लास को जरूर देखें। इस क्लास से आइडिया लग जाएगा कि आपको किन टॉपिक्स को पढ़ना है दोस्तों, ठीक है। किन टॉपिक से क्वेश्चंस बन रहे, वो सब इस क्लास से आपको पता चल जाएगा। तो शुरू से अंत तक वॉच कर लेना। अगर आप डेडिकेट से पढ़ रहे हैं और अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो ये क्लास आप लोगों के लिए बनी हुई है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। उससे पहले मैंने कहा आपको पहले मैं टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है। तो पहले हम लोक नृत्य के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए लंगवीर नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। बताइए, सभी स्टूडेंट्स को बताना है। क्वेश्चन इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और इस क्लास की जो पीडीएफ है ना दोस्तों, इस क्लास की जो पीडीएफ मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, आपके रिवीजन के लिए। इसका आंसर होगा उत्तराखंड। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यह प्रश्न बताइए, कौन सा लोक नृत्य शिवाजी के महाराष्ट्र की शान शिवाजी महाराज के जन्मदिन को जीवन को दर्शाती है दोस्तों, बताइए। ठीक है, बताइए दोस्तों, शिवाजी के जीवन को कौन सा नृत्य दर्शाता है। तो वो पोवड़ा नृत्य दोस्तों, पोवड़ा, ठीक है। ये दोस्तों ये चारों के चारों दोस्तों नृत्य कौन से, महाराष्ट्र के हैं भाई, महाराष्ट्र के। ये चारों के चारों नृत्य महाराष्ट्र के हैं दोस्तों, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा। ये बताइए, मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य के आदिवासी समूह से है। बताइए, मुंडारी नृत्य का संबंध किस राज्य के आदिवासी समूह से है। तो मुंडारी दोस्तों ये नृत्य झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों, झारखंड में ये नृत्य दोस्तों झारखंड में किया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, झारखंड के छोटा नागपुर के पठार में है ना। ये बताइए, लाठी और काठी नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। मुझे लाठी और काठी की बात करी जाए तो ये पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध है। गोटीपुआ डांस इज फेमस इन विच स्टेट। बताइए दोस्तों। तो गुटी जो इसका आंसर होगा वो ओडिसी होगा दोस्तों, ओडिसी, ठीक है। साथियों, अगर हमारी ये मेहनत पसंद आए दोस्तों तो इस क्लास को लाइक और शेयर करना दोस्तों, शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। आप सभी वीडियो को, इस क्लास को शेयर करना, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जिस भी प्लेटफॉर्म तक आपकी रीच है, ये क्लास, ये कंटेंट सभी स्टूडेंट तक पहुंचना चाहिए रिवीजन के लिए दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आपने लोक नृत्य से रिलेटेड कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं दोस्तों। अब हम त्योहार और उत्सव से क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में पूछे गए दोस्तों, है ना। जैसे कि आपके संगाई उत्सव पूछा गया था, गणगौर उत्सव पूछा गया था, है ना। तो उनसे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन देखेंगे, क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन तो आपकी स्क्रीन पर ये है, विषु त्योहार किस महीने में मनाया जाता है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे गए भाई साहब, ठीक है। बताइए दोस्तों। तो गुजी जो विषु त्योहार होता है वो मनाया जाता है अप्रैल महीने में दोस्तों, अप्रैल महीने में दोस्तों। वहीं ओणम 10 दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों, ओणम 10 दिनों तक मनाया जाता है, ठीक है। ओणम दोस्तों 10 दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिनों तक। ओणम 10 दिनों तक मनाया जाता है, 10 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। ये ओणम दोस्तों कहाँ का है मैं बता देता हूँ दोस्तों, ये केरल राज्य का है, केरल। और ये जो विषु भी है ये भी आपके केरल का ही है दोस्तों। ये भी कहाँ का है भाई, विषु त्योहार, ये भी कहाँ का है, केरल का है। मैं लिख देता हूँ केरल का है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए, तीज महोत्सव कितने दिनों तक मनाया जाता है दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, बताइए। ये दोस्तों माता पार्वती को समर्पित है दोस्तों, माता पार्वती के लिए ना, माता पार्वती को समर्पित है, माता पार्वती, ये दोस्तों। और ये बता देता हूं दोस्तों, ये जो महोत्सव है दोस्तों विवाहित महिलाओं के द्वारा मनाया जाता है, विवाहित महिलाएं और अविवाहित लड़कियां, है ना, अविवाहित, ठीक है, अविवाहित लड़कियों के द्वारा, कुंवारी लड़कियों के द्वारा, है ना, ये त्योहार मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और मैं बता देता हूं लड़कियों के द्वारा। और ये तीज महोत्सव दोस्तों राजस्थान का फेमस है दोस्तों, राजस्थान का, यहां पे लिख लो, राजस्थान का महत्वपूर्ण प्रश्न है, राजस्थान का है दोस्तों, राजस्थान का, ठीक है। और ये मनाया जाता है दोस्तों यहाँ पे बी और सी लिखिए दोस्तों, बी और सी, यानी 3 और 9 दोनों दिनों, 3 से 9 दिनों तक मनाया जाता है। बी और ये वाला ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन सही जाएगा दोस्तों। इस प्रश्न का आंसर डी ऑप्शन जाएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए, धनु यात्रा उत्सव किस भगवान को समर्पित है दोस्तों। बताइए, धनु यात्रा उत्सव किस भगवान को समर्पित है। गुरुजी, धनु यात्रा ओडिशा में मनाया जाता है, ओडिशा में, ओडिशा में। और ये समर्पित है भगवान कौन से, भगवान कृष्ण को दोस्तों, विष्णु अवतार भगवान कृष्ण को दोस्तों, ठीक है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए ये बताइए, फूलदेई उत्सव किस राज्य का प्रसिद्ध है। इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। फूलदेई गुरुजी उत्तराखंड का प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन,
ये वाला बताइए, हॉर्नबिल उत्सव की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? इंपॉर्टेंट है भाई साहब। नागालैंड सरकार ने स्टार्टिंग करी थी इसकी, नागालैंड सरकार ने शुरू किया था। नागालैंड में मनाया जाता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। नागालैंड में ये मनाया जाता है दोस्तों। नागालैंड सरकार ने ये उत्सव शुरू किया था दोस्तों। कब किया था गुरुजी? पहले तो ये हॉर्नबिल दोस्तों 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। 10 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है दोस्तों, ठीक है। और 2000 में इसको शामिल किया गया था दोस्तों। 2000 में ये मनाया गया था दोस्तों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। 10 दिनों तक मनाया जाता है। ये देखो, गुजरात में मकर संक्रांति का त्यौहार किस नाम से मनाया जाता है दोस्तों? मकर संक्रांति के त्यौहार को गुजरात में किस नाम से मनाते हैं? पश्चियान, पूर्वयान, दक्षिणयान या उत्तरायण? बताइए दोस्तों। तो बिल्कुल इसका आंसर आएगा उत्तरायण दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। साथियों लाइक और शेयर करना जरूरी है आप लोगों के लिए दोस्तों, ठीक है। अब हम कुछ योजनाओं से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं आपसे पूछ लेता हूं कि आपने इसमें से कितने क्वेश्चन सही किए, कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। योजनाओं से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन आपका योजनाओं से रिलेटेड ये है कि डिजिटल मिशन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? बताइए। तो ये डिजिटल मिशन योजना गुरुजी 2015 में शुरू की गई थी, ठीक है। अब इतना समय नहीं बचा कि हम थ्योरी पढ़े, एक एक क्वेश्चन को जल्द डिस्क्राइब करें दोस्तों, है ना। अब सिर्फ रिवीजन जितना करोगे उतना बेस्ट है, क्योंकि बच्चों की डिमांड यही आ रही है कि सर जी जो जीके जीएस का पोर्शन है वो बहुत ही टफ आ रहा है ना। मैथ रीजनिंग तो सभी इजीली कर पा रहे हैं, मैथ में भी दोस्तों एक दो क्वेश्चंस को 3 क्वेश्चन को कैलकुलेटिव है, बाकी इजी क्वेश्चन कर पा रहे हैं। लेकिन दोस्तों टाइम मैनेजमेंट बनाकर चलना दोस्तों मैथ और रीजनिंग में, वहीं बच्चों के यही दिक्कत हो रही है, टाइम मैनेजमेंट नहीं बन पा रहा है ना। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस मंत्रालय ने शुरू की थी? तो गुरुजी ये शुरू करी थी वित्त मंत्रालय ने दोस्तों। कब शुरू की गई थी? 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 को ये योजना को शुरू की गई थी वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्रालय किसके पास है बताइए? निर्मला सीतारमण दोस्तों। एक और बात बता देता हूं, जो भी आपके सीतारमण 2024 के दोस्तों रमन है ना, रमन जो भी 2024 के राज्यपाल और मुख्यमंत्री, ये अच्छे से पढ़कर जाना, एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं दोस्तों, फिर मत बोलना, ठीक है। और ये मोदी 3.0 ये सब पढ़ के जाना दोस्तों। बीमा सखी योजना किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों? बीमा सखी योजना, तो गुरुजी बीमा सखी योजना शुरू की गई है गोवा में दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, ऊर्जा वीर योजना को किस राज्य में शुरू किया है दोस्तों? बताइए। ऊर्जा वीर योजना, तो गुरुजी ऊर्जा वीर योजना ओडिशा राज्य में। अगला क्वेश्चन, किस राज्य में आचार्य कौशल विकास योजना को शुरू किया गया है? बताइए दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो गुरुजी ये शुरू किया गया महाराष्ट्र में दोस्तों। कहां पर? महाराष्ट्र में शुरू किया है दोस्तों, महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। उससे पहले अगला क्वेश्चन, हाँ अब उससे पहले आप मुझे ये बताइए कि इस क्लास में आपने अब कितने क्वेश्चन सही किए इसमें योजनाओं से रिलेटेड, कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अब कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देख लेते दोस्तों आज की शिफ्ट में दोस्तों। आज की जो 3 मार्च को जो एग्जाम हुए फर्स्ट सेकंड थर्ड में, इनमें देखा गया दोस्तों अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों। अनुच्छेद दोस्तों और संशोधन, ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, किसी भी कीमत में इनको नहीं छोड़ना है दोस्तों। पॉलिटी से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं अनुच्छेद से रिलेटेड, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मैथ और जीके जिसमें किन वो टॉपिक्स को पढ़कर जाएं जो जिससे हमारा अच्छा स्कोर हो जाए, वो सब आपको बताऊंगा। अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, ठीक है। तो देखो, मानव तस्करी जबरन श्रम आर्टिकल 23 ध्यान रखना दोस्तों। 14 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए कारखानों में निषेध दोस्तों आर्टिकल 24 है, ये ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। 23 और 24 में वो 14 साल के कम उम्र वाले बच्चों को है, ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन आर्टिकल 40 है, लेकिन इसका क्रियाकलाप आर्टिकल कौन सा है? 243A दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। लोगों का कल्याण आर्टिकल 38, पशुपालन 48 में, पर्यावरण संरक्षण 48 का A और सहकारी समिति 43 का B दोस्तों। ये आप लोग ध्यान रखना, एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। चलिए ये बताइए दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय अशांति दोस्तों आप ध्यान रखना, जैसे स्मारकों का संरक्षण आर्टिकल 48, समान नागरिकता संहिता आर्टिकल 44 दोस्तों, UCC है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों। पहला राज्य कौन बना है? उत्तराखंड लागू करने वाला पहला राज्य लागू करने वाला कौन बता? करंट अफेयर के रूप में ध्यान रखना, उत्तराखंड दोस्तों, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड दोस्तों, है ना, ध्यान रखना, पहला राज्य उत्तराखंड बना है। निःशुल्क और शिक्षा अनिवार्य 45 आर्टिकल में, अंतरिक्ष शांति और सुरक्षा दोस्तों आर्टिकल 51 में दोस्तों, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। समान और कानून सहायता दोस्तों 39 के A में दोस्तों, है ना। उच्च न्यायालय रीट जारी करता है 226 के तहत दोस्तों, ये सारे फैक्ट ध्यान रखने हैं आप लोगों को। अनुच्छेद 214 के तहत हाई कोर्ट का गठन होता है। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट रीट जारी करता है।
अनुच्छेद 233 के तहत राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद होता है दोस्तों, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय 267 के तहत दोस्तों संचित निधि है। वहीं पर अगर 267 आर्टिकल देखें, 267 में 76 का लिख लो, 267 लिखिए। 267 में दोस्तों आकस्मिक निधि है दोस्तों, आपातकालीन निधि है ना। आपातकालीन निधि और आकस्मिक निधि एक ही बात है, ठीक है। आपातकालीन निधि, आपातकालीन निधि, आपातकालीन कह लो या आकस्मिक निधि कह लो दोस्तों, ठीक है। तो ये आप थोड़े से फैक्ट ध्यान रखना। सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल को अच्छे से रीड आउट कर लेना दोस्तों, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाना चाहिए। ये इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत कंफ्यूज रहते हैं, ये वाले आर्टिकल्स है ना। ये 19 के ये कुछ पार्ट्स हैं, इनमें कोई भी एक क्वेश्चन दे देते, वो बच्चे इधर का उधर कर देते, गलत हो जाता है। लेकिन डीपली क्वेश्चन पूछा गया है आपके आरपीएफ एसआई में। आर्टिकल 19 का एक में ए में क्या बताया है, वाक एवं अभिव्यक्ति, बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, सूचना का अधिकार, झंडा फहराने का अधिकार, आर्टिकल 19 के पार्ट 1 में ए है, ठीक है। 19 के पार्ट 2 में बी में क्या बताया गया, सम्मेलन शांतिपूर्वक करना है। 19(1) में सी में क्या बताया, संगठन और सहकारी समिति। 19(1) में डी में क्या बताया, भ्रमण की स्वतंत्रता यानी घूमने की स्वतंत्रता। 19 के एक में दोस्तों ई में क्या बताया, निवास की स्वतंत्रता है ना, कहीं पर निवास कर सकते हैं, सुरक्षित है ना। तो अब हम देखने जा रहे हैं कुछ स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस और शब्दावली से रिलेटेड क्वेश्चंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, हल्के में मत लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे टॉपिक मस्ट नीडेड है, ठीक है। ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पुरुषों के लिए कबड्डी के मैदान की विशेषता क्या होती है, लो भाई पहला ही क्वेश्चन आपके कल की शिफ्ट में पूछा गया था, पहला ही क्वेश्चन आ गया जो कल की शिफ्ट में पूछा गया था। ये क्वेश्चन स्टूडेंट कल की शिफ्ट में पूछा गया था, तो बिल्कुल सभी तेरा टिक करके आएंगे दोस्तों। देखो पुरुष, एक तरफ मैं लिख रहा हूं पुरुष, ठीक है, और देखो अभी पुरुष का पूछ लिया, क्या पता महिलाओं का भी पूछ ले, है ना, क्या पता महिलाओं का भी पूछ ले। तो पुरुष का दोस्तों ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, 13/8 है ना, 13/8, 13/8 दोस्तों, ठीक है। महिलाओं का 12, रुको 13/8 नहीं है, 13/10 है, माफी चाहता हूं, यहाँ पे 13/10 है, यहाँ पर 13/10 है, यहाँ पर 13/10 ध्यान रखोगे। और महिलाओं का दोस्तों 12/8, ठीक है। तो ये ध्यान रखना 12/8, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे मैं 12 सही से लिख देता हूँ, ठीक है, 12 में सही से लिख देता हूँ दोस्तों, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे महिलाओं का सही से लिख देते हैं 12/8, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई साहब। ये प्रश्न बताइए दोस्तों। देखो अब मैं कुछ और बता देता हूँ क्वेश्चन, जैसे कबड्डी में प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है, सानंद महादेवी शेट्टी। कौन है भाई साहब, सानंद महादेवी शेट्टी, ये आपको ध्यान में रखना है। द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी आत्मकथा, भाई साहब मिल्खा सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन आपके सामने ये रहे और चौथा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। चलिए बताइए, मनीषा कल्याण का संबंध किस खेल से, भाई साहब बताइए। मनीषा कल्याण इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स, टेनिस, हॉकी, बास्केटबॉल या फुटबॉल। तो गुरुजी इनका संबंध है, इनका संबंध ये एक फुटबॉलर है दोस्तों, मनीषा कल्याण का संबंध एक फुटबॉलर है भाई साहब। डी ऑप्शन है भाई साहब, ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। लिंथोई चनम्बम का संबंध किस खेल से, शब्दावली का टॉपिक है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, बताइए दोस्तों। लिंथोई चनम्बम का संबंध किस खेल से, तो गुरुजी इसका संबंध है, इनका संबंध है जूडो से। किससे, जूडो से दोस्तों। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, एक मानक टेबल गेंद का आकार क्या होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, बताइए दोस्तों। तो इसका आकार होगा 40 मिमी, है ना। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। साथियों अगर हमारी ये मेहनत पसंद आ रही है दोस्तों, तो एक लाइक तो बनता है दोस्तों, बहुत मेहनत लगती है ऐसा कंटेंट बनाने के लिए आपके लिए, ठीक है। तो एक लाइक तो बनता है, और जितना हो सके उतना इस कंटेंट को शेयर करिए, आपके सभी मित्रों के साथ कंटेंट पूछना चाहिए दोस्तों। जो भी मेरे भाई बहन आगामी शिफ्ट की तैयारी करें, उन तक शेयर करो दोस्तों इस कंटेंट को, ठीक है। अगला क्वेश्चन मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, बनाना केक का संबंध किस खेल से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके आगामी शिफ्टों में बन सकता है दोस्तों, ठीक है। ये एसएससी मतलब टीसीएस के द्वारा ही क्वेश्चंस पूछे गए हैं दोस्तों, चाहे एसएससी हो चाहे टीसीएस दोस्तों, ठीक है। और जो स्पोर्ट्स वाला भी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था ना, कबड्डी वाला 13 सेंटीमीटर वाला, है ना, तो वो क्वेश्चन दोस्तों अगर आप यकीन नहीं मानोगे, वो क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी सीपीयू में पूछा गया था, ठीक है। और एसएससी सीपीयू के क्वेश्चन को उठा के आपके रेलवे के एग्जाम में डाल दिया है ना। तो ये टीसीएस ही एग्जाम कंडक्ट कराती है, इधर के उधर क्वेश्चन करती रहती है, इधर है ना। तो आपको उन ट्रेंडिंग टॉपिक्स के क्वेश्चंस को भी लगाकर जाना अगर आपको अच्छा स्कोर करना है भाई साहब, तो ठीक है। तो हमें पूछा बनाना किक का संबंध फुटबॉल से है भाई, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब है। अगला प्रश्न मेरे वीर आपकी स्क्रीन पर है, टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में शामिल किया, इंपॉर्टेंट बन सकता भाई साहब आपके खेल में, आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, बताइए। टेनिस को ओलंपिक खेलों में किस वर्ष में शामिल किया, गुरुजी इसको शामिल किया 1896 में दोस्तों, 1896 में, ऑप्शन नंबर डी फिलहाल इसका आंसर बिल्कुल सही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, अल्टीमेट खो खो किस वर्ष में
शुरू की गई थी दोस्तों? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, देखो ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, ऑप्शन भी देख लो। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए अल्टीमेट खो खो किस वर्ष में शुरू की गई थी? गुरुजी ये शुरू की 2022 में दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है भाई साहब, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये बताइए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन थी दोस्तों? बताइए। तो इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ पर गीता फोगाट है भाई साहब, गीता फोगाट। और ये चारों के चारों दोस्तों कुश्ती वादक है दोस्तों, है ना, कुश्ती के प्लेयर है भाई साहब, कुश्ती के यानी पहलवान, ठीक है। तो अगर नाम पूछ ले कि हमीदा बानो का संबंध किस खेल से है, तो ध्यान रखना कुश्ती से। साक्षी मलिक का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। गीता बबीता का संबंध किस खेल से? कुश्ती से। दंगल मूवी तो देखी होगी ना आप लोगों ने। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। फिलहाल मेरे वीर इसका आंसर बताएंगे। चिन लोन किस देश का राष्ट्र खेल है? इंपोर्टेंट बन सकता है ये भी क्वेश्चन, बताइए दोस्तों। तो गुरुजी ये है म्यांमार का दोस्तों। किसका राष्ट्र खेल है? म्यांमार का है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। अब बताइए कि इन स्पोर्ट्स में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए? 10 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के पूछे मैंने आपसे, आपने कितना सही किया दोस्तों? आपका कमेंट मुझे बताएगा दोस्तों। देखो आप हर क्वेश्चन का कमेंट किया करो, आपका कमेंट हमें और मोटिवेट करता है कि दोस्तों देखो जो भी कंटेंट में ला रहा हूं जिस भी, ठीक है, तो आप लोग उनसे रिलेटेड क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में किया करो दोस्तों। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया जाता है, ठीक है। ये कमेंट बॉक्स हमें बताता है कि हमारे स्टूडेंट्स क्लास को देख रहे हैं पूरा और हर क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम कुछ और इंपोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों जो एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। फर्स्ट शिफ्ट में मतलब 2 मार्च को 3 मार्च को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, ये पूछे गए हैं इन टॉपिक से रिलेटेड। आगामी शिफ्ट वाले दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं ये कंटेंट जरूर देखकर जाना, पढ़कर जाना। पहले संविधान समिति की कुछ हम संविधान की महत्वपूर्ण समितियां और उनके अध्यक्ष के बारे में देखेंगे दोस्तों, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों सबसे पहले संचालन समिति के अध्यक्ष कौन है? राजेंद्र प्रसाद। संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू दोस्तों, ठीक है। अब मैं कुछ आपको जवाहरलाल नेहरू की कुछ समितियां और उनके अध्यक्ष बताते हैं। जैसे केंद्रीय संविधान समिति दोस्तों जिसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। संघ समिति इसके भी अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, हल्के में मत लेना इनको, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था ड्राफ्टिंग कमिटी, है ना, ड्राफ्टिंग कमिटी ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था ना। अभी आगे आएगा वो क्वेश्चन भी मैंने लिया जो एग्जाम में पूछा गया। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों। बारदौली महिलाओं के में दोस्तों इनको दोस्तों सरदार का टाइटल दिया गया था दोस्तों, है ना, जो आंदोलन किया था ना इन्होंने, वो दोस्तों, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों आपके सामने ये क्वेश्चन रखा मैंने दोस्तों, जैसा कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन है भाई साहब? तो BR अम्बेडकर साहब, फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों, है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान 32 आर्टिकल 32 को संविधान की आत्मा इन्होंने ही कहा था दोस्तों, ठीक है। बहिष्करणी हितकरणी की सभा की स्थापना भी दोस्तों BR अम्बेडकर साहब ने कही थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष भी कौन है? BR अम्बेडकर साहब दोस्तों, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर आप एक और देख सकते हैं, ठीक है, ये संचालन समिति के अध्यक्ष भी राजेंद्र प्रसाद है दोस्तों और मसौदा समिति के BR अम्बेडकर साहब दोस्तों, ठीक है। सलाहकार समिति ये भी इंपॉर्टेंट है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब मैं आपको कुछ एक लोक नृत्य बताता हूं, पूरी लोक नृत्य दोस्तों। ये छऊ नृत्य पूछा था 2 मार्च को दोस्तों। अब छऊ नृत्य से क्या पता आगामी शिफ्टों में पूछ ले। तो सबसे पहले इसकी 3 नृत्य शैलियां, सरायकेला, पुरुलिया और मयूरभंज। पश्चिम बंगाल में पुरुलिया छऊ बोलते हैं इसको, ठीक है, और झारखंड में सरायकेला छऊ होता है और ओडिशा में मयूरभंज छऊ होता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब मैं आपके कुछ इंपोर्टेंट टॉपिक लेके आऊं, मोस्ट इंपोर्टेंट पंचवर्षीय योजना, ठीक है। कल भी मैंने क्वेश्चंस कराए, टॉप 10 क्वेश्चन है, अति महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब मैं इसमें ज्यादा थ्योरी नहीं बता चुका हूं क्योंकि मैं कल करवा चुका हूं, कल वाली क्लास देख लेना भाई साहब, ठीक है। योजना के आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे गुरुजी? अंतिम उपाध्यक्ष मोन्टेंग सिंह अहलूवालिया दोस्तों, अहलूवालिया है ना, अहलूवालिया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये बताइए दोस्तों भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना किसने लागू की थी दोस्तों? प्रथम पंचवर्षीय योजना जवाहरलाल नेहरू ने 1951 से लेकर 1956 तक का कार्य रहता है दोस्तों, ठीक है। इसी के तहत दोस्तों इसमें कृषि को प्राथमिकता दी गई थी दोस्तों। बहुउद्देश्य परियोजनाओं की शुरुआत हुई थी दोस्तों, है ना, जिसको बहुउद्देश्य परियोजना को दोस्तों आधुनिक भारत का मंदिर कहा जाता है। इसी में दोस्तों CDP कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी दोस्तों, है ना, सामुदायिक कार्यक्रम विकास की स्थापना हुई थी दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को, ठीक है। ये आपके सामने मैंने प्रथम पंचवर्षीय योजना रख दी दोस्तों, जिसके प्रधानमंत्री कौन थे भाई? यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू, इन्होंने शुरू करवाई थी, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस आर्थिक मॉडल का अनुसरण किया था? ये तो हम भूल ही गए बताना, कोई दिक्कत नहीं, अभी बता देते हैं। हेरोड डोमर मॉडल में दोस्तों, ठीक है। गार्गिल मॉडल दोस्तों ये आपके तीसरी, DP दर मॉडल ये आपके 5वीं, PC महालनोबिस ये आपके दूसरी पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, ठीक है। सारे मैं बता चुका हूँ, कल की क्लास देख लेना। ये इसका इंग्लिश वर्जन है, ये इसका इंग्लिश वर्जन है, उसका आंसर भी हेरोड डोमर मॉडल है, ठीक है। तो सारे क्वेश्चंस मैं बता चुका हूं, कल की क्लास देख लेना, उसमें मैंने सारे डिटेल में बताया बहुत ही अच्छे से, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान कौन सा शैक्षणिक संस्थान स्थापित किया गया था दोस्तों? तो इसके तहत भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान को स्थापित किया गया था दोस्तों, ठीक है।
दूसरी पंचवर्षीय योजना का फोकस क्या था? तो बिल्कुल सार्वजनिक क्षेत्र पर था दोस्तों। यहीं पर दोस्तों ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, दूसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों 56 से 61 तक रहती है, तीसरी 61 से 67 तक रहती है, ठीक है, 61 से 67 तक। लेकिन दूसरी पंचवर्षीय योजना में दोस्तों आपको 3 प्लांट ध्यान रखने दोस्तों। सबसे पहला भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से इसका स्थापना हुई थी दोस्तों, है ना। और दूसरा रहुअर केला ध्यान रखना ओडिशा का दोस्तों, जर्मनी के सहयोग से। और एक और बचता है दोस्तों दुर्गापुर, दोस्तों आपको ध्यान रखना किसके सहयोग से? ब्रिटेन के सहयोग से। ये सारे लो इस्पात प्लांट ध्यान रखना एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहां पर भी प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये बताइए, सारे मैंने कल बताए थे अच्छे से, है ना, और उसकी पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर अपलोड कर दी थी। किस पंचवर्षीय योजना में भारतीय रुपए का अवमूल्यन देखा गया था? गुरुजी ये तीसरी पंचवर्षीय योजना था। तीसरी पंचवर्षीय योजना ये फेल हुई थी दोस्तों, ये फेल्यूर हुई थी दोस्तों, क्योंकि पाकिस्तान से युद्ध हो जाता है ना, और ये चीन से युद्ध हो जाता है वहीं पर दोस्तों। और 1964 के समथिंग ये क्या पीटी नेहरू की मृत्यु भी डेथ हो जाती है वहीं पर दोस्तों। बोकारो, ये लिख दो तो दोस्तों, यहाँ पे बोकारो प्लांट की स्थापना हुई थी। बोकारो प्लांट की स्थापना हुई थी। बोकारो प्लांट सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में कि बोकारो प्लांट की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के तहत हुई थी दोस्तों, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना वो कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तीसरी पंचवर्षीय योजना थी। अब ये बताइए पंचवर्षीय योजना का प्राथमिक फोकस क्या था? पांचवी बोला है ना, पांचवी पंचवर्षीय योजना का इसका फोकस था गरीबी उन्मूलन। अब मैं आपको बता देता हूं, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये वो योजना है दोस्तों जो 1 साल पहले ही खत्म हो गई थी, है ना। ये ध्यान रखना 1 साल पहले समाप्त हो गई थी दोस्तों। 74 से 79 और 74 से 78 ये 2 टाइम पीरियड ध्यान रखना है। यहीं पर दोस्तों प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी दोस्तों, यहीं पर 1975 में आपातकालीन घोषित किया था, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। और इसी के तहत दोस्तों काम के बदले अनाज योजना शुरू की गई थी। 20 सूत्री कार्यक्रम इसी के तहत शुरू किया गया था दोस्तों, ठीक है। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था इसी योजना के तहत। एग्जाम में सीधा पूछा जाएगा कि गरीबी हटाओ का नारा किस योजना के तहत? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना की गई थी गुरुजी? 6ठी पंचवर्षीय योजना 1980 से लेकर 85 के समथिंग, ठीक है। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था दोस्तों। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछे तो 4थी पंचवर्षीय योजना, ठीक है, ध्यान रखना। ये बताइए 9वीं पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वयन के दौरान भारत के प्रधानमंत्री यहां पर देखने को मिलेगा अटल बिहारी वाजपेयी दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला और अंतिम प्रश्न देख लो जनगणना, ये पंचवर्षीय योजना का। किस पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर रहुअर केला प्लांट की स्थापना की? मैं अभी जस्ट बताया था। अब इस क्वेश्चन को फोड़ने में बिल्कुल भी देरी नहीं होनी चाहिए आपको। तो यहां पर देखोगे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार ये योजना शुरू की गई थी, 6ठी पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये इसका टाइम पीरियड बता चुका हूं। अब दोस्तों ये इसका इंग्लिश वर्जन, ठीक है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों, इसका भी आंसर टिक कर लो, कितने क्वेश्चन आपने सही किए पंचवर्षीय योजना से? कमेंट करके बताइए दोस्तों, मजा ही आ गया दोस्तों, कमेंट करके बताइए। अब आपके सामने स्टार्ट हो रहे हैं जनगणना के क्वेश्चन। जनगणना के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी मैंने आपको डीपली कल पढ़ाया था, कल की क्लास देख लेना भाई साहब, ठीक है। गुरुजी पहला क्वेश्चन, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी दोस्तों? पहली बार की बात करें गुरुजी तो पहली बार हुई थी 1872 में, मेयो के समय में। 1801 ये तो अनियमित जनगणना थी, लेकिन नियमित रूप से पूछे तो 1881 ध्यान रखना, नियमित किसके? रिपन के समय में दोस्तों, ठीक है। 10वीं की जनगणना थी, ठीक है। ये बताइए कुल जनगणना कौन सी थी? 15वीं थी। और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी, ये आपको ध्यान रखना। हर 10 साल में की जाती है दोस्तों, गृह मंत्रालय के द्वारा की जाती है। गृह मंत्रालय ये सब मैं पढ़ा चुका हूं, कल की क्लास देखो, पीडीएफ भी अपलोड कर चुका हूं। गृह मंत्रालय अधिनियम 1948, अनुसूची 7वीं, आर्टिकल 248, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर की पूछा दोस्तों, कल भी बताया था। ऑप्शन नंबर डी 65.5 और टोटल साक्षरता दर 74.04%, जिसमें पुरुष की है 82.14% एंड महिलाओं की है 65.5%। ये सारा रटा हुआ होना चाहिए आपके मुंह पर, ठीक है। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर 90% से अधिक थी? तो वो एक ही राज्य था, वो था मिजोरम। ऑप्शन नंबर बी। ये बताइए, ये इंग्लिश का दोस्तों, इंग्लिश वर्जन है, उसका भी आंसर बी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? लिंगानुपात की बात हो रही है, आप सभी को पता होगा दोस्तों, सर्वाधिक लिंगानुपात कितना दोस्तों? 943 है, ठीक है। लिंगानुपात 943 है दोस्तों। और सर्वाधिक केरल का रहा था, ठीक है। केरल का रहा था दोस्तों, कितना रहा था बताइए दोस्तों। और उसके दूसरे नंबर पूछे तो तमिलनाडु 996 है, और न्यूनतम पूछे तो हरियाणा 879 है दोस्तों। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे सर्वाधिक पूछे तो पुदुचेरी 1037 है। और केंद्र शासित प्रदेश में अगर आपको न्यूनतम पूछे तो दमन और दीव है दोस्तों, 616 है दोस्तों, ठीक है। सारा फैक्ट आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक था? ये सारा डिटेल में पढ़ा चुका हूं, कल की क्लास देख लेना, पीडीएफ भी अपलोड है टेलीग्राम पर, ठीक है। कल की क्लास जरूर देख लेना आप लोग। आपको पूछा है जनसंख्या घनत्व कितना था भाई 2011 का जनसंख्या घनत्व 382 था, ठीक है। हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों बिहार होगा। और दूसरे नंबर पे पूछे तो बंगाल है। बिहार का कितना है दोस्तों बताइए?
1006 है, जबकि बंगाल का 1028 है दोस्तों, ठीक है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व पूछे तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और सिक्किम, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश पूछे जनसंख्या घनत्व तो 1106 मतलब 11,320 दिल्ली है। और न्यूनतम पूछे तो अंडमान और निकोबार, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, सारा मैं कल पढ़ा चुका हूं दोस्तों। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो गुरुजी 121.5 करोड़ थी, 121.5 करोड़ थी दोस्तों। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ये लिंगानुपात आप टिक करेंगे 382 है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, ये प्रश्न बताएंगे, जनगणना का प्राचीन उल्लेख किस वेद में मिलता? अथर्ववेद में मिलता दोस्तों, है ना, नवीनतम वेद है, ये ध्यान रखना। ये बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य की है? सर्वाधिक केरल की है भाई साहब, 94.4% है भाई साहब, 94%, ठीक है। न्यूनतम पूछे तो बिहार की है, ठीक है। चलिए अब अगला और अंतिम प्रश्न है जनगणना का। आधुनिक जनगणना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? आधुनिक पूछा है दोस्तों 1749 में, स्वीडन देश में, स्वीडन, ठीक है। तो आप बताइए 10 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए जनगणना के? मजा ही आ गया भाई साहब, पूरा रिवीजन हो गया एक झटके में। बताइए कमेंट करके क्या स्कोर रहा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, अब मैं मिक्स मसाला शुरू करने जा रहा हूं, जैसा कि मैंने कहा था। अब जो क्वेश्चन पूछेंगे उनसे संभावित प्रश्न, ठीक है। मिक्स मसाला तैयार है ना सभी स्टूडेंट्स? चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। कि लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक देंगे, ये ठोकरें कहती है मारा जाएगा, ये हौसले कहते हैं देख लेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, बताइए किस राज्य में ओडिसी संस्थान नृत्यग्राम स्थित है भाई साहब? तो गुरुजी ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। अगला क्वेश्चन, पहली एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप किस वर्ष में आयोजित की गई थी गुरुजी? तो ये आयोजित की गई थी गुरुजी 1980 में दोस्तों। कम समय में पूरा रिवीजन कराने की ये मेरी जिम्मेदारी है दोस्तों, कम समय में पूरा जिम्मेदारी है दोस्तों, ठीक है। कम से कम देखा जाए तो 80-82 स्लाइड्स है दोस्तों जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, 82 स्लाइड्स है, सारी की सारी 82 स्लाइड्स है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों, है ना। किस महीने में असम में कटी बिहू मनाया जाता? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, इंपॉर्टेंट बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन ट्रेंडिंग है भाई। आजकल का ट्रेंडिंग यही है टीसीएस का कि किस राज्य में, तो यार वो कम पूछते हैं, लेकिन कितने दिनों तक मनाया जाता है, किस भगवान को समर्पित है, किस महीने में मनाया जाता है, ये ट्रेंडिंग है भाई साहब, ध्यान रखना भाई साहब। ट्रेंडिंग, इसका ट्रेंडिंग तो बिल्कुल अक्टूबर महीने में मनाया जाता है दोस्तों, अक्टूबर महीने में दोस्तों। कटी बिहू आप सभी को पता चल गया होगा, असम में मनाया जाता है, ठीक है। अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताता हूं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। कल के क्लास में, कल के एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों ये क्वेश्चन। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? संसद के दोनों सदनों के निर्वाचन मंडल करवाते हैं दोस्तों। और इससे संबंधित आर्टिकल दोस्तों 66 है दोस्तों, ठीक है। उपराष्ट्रपति आर्टिकल 64 के तहत, आर्टिकल 64 के तहत राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा पदेन सभापति, राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, राज्यसभा पदेन सभापति, पदेन सभापति, ये आर्टिकल ध्यान रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। ये आर्टिकल ध्यान रखना दोस्तों। भारत तथा ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ था दोस्तों? ये कल भी पूछा गया, ऑस्ट्रिया हिंद, ऑस्ट्रिया हिंद, ध्यान रखना, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है दोस्तों। चलिए एक और प्रश्न देखते हैं। भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय जलमार्ग हैं? कल की शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए थे ये वाला, 106 भाई साहब, 106। और मैं बता देता हूं जो भी स्टूडेंट्स आगामी शिफ्ट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं बता देता हूं आर्टिकल दोस्तों अच्छे से पढ़कर जाना, संशोधन अच्छे से पढ़कर जाना, संविधान को अच्छे से रटकर जाना। ये 3 टॉपिक्स बहुत पूछे जा रहे हैं दोस्तों, बहुत पूछे जा रहे हैं यहां से क्वेश्चन भर भर कर, ठीक है। सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने भाई साहब, छोड़ना किसी को भी नहीं है। केरादेव राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? क्योंकि अधिकतर बच्चों की डिमांड यही आ रही है कि सर जी मैथ रीडिंग तो जल्दी हो रही है, लेकिन ये जीके जीएस का पोर्शन हमें परेशान कर रहा है दोस्तों, है ना। तो राजस्थान के भरतपुर में दोस्तों। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों यहां पर और भी जैसे असम में दोस्तों रायमोना, औरंग, है ना, ये सारे राष्ट्रीय उद्यान असम के दोस्तों। जैसे मध्य प्रदेश में कान्हा पन्ना, है ना, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, है ना, सतपुरा वन विहार, जीवाश्म, ओंकारेश्वर, ये सभी के सभी मध्य प्रदेश में दोस्तों, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन बताइए, राज्य में मंत्री किसके प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं भाई साहब? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल की शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, बताइए। तो ये करते राज्यपाल, है ना, राज्यपाल के दोस्तों, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब। ये प्रश्न बताइए, निम्न में से किसने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया, ये आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है भाई साहब। तो बिल्कुल यहां पर भी नाम क्या आएगा? संविधान की आत्मा दोस्तों, बताइए क्या नाम आएगा, बताइए दोस्तों। बाबा भीमराव अंबेडकर साहब दोस्तों, बाबा भीमराव अंबेडकर दोस्तों, है ना, मैंने बताया था ये वाला भी क्वेश्चन। प्रार्थना समाज, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे पहले ध्यान रखोगे आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना करी, प्रार्थना समाज की दोस्तों, 1867 में। अगर याद हो तो दोस्तों मैं पहले चीख कर कहता था कि ये राजा राम मोहन राय से
अच्छे से पढ़ लो, मैं पढ़ा चुका हूं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो मैंने जो पढ़ाया वही क्वेश्चन आया दोस्तों, ठीक है। पूछा था आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? 1828 में राजाराम मोहन राय ने दोस्तों, ठीक है। राजाराम मोहन राय से तो मैं पूरा 2-3 बार रटा चुका था आप लोगों को, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा आपका, अगर वो क्लास देखी होती तो आपने, ना। 8वीं सभा राजाराम मोहन राय ने, ठीक है, 1815। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना राजाराम मोहन राय ने, 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना, ठीक है। वेदांत कॉलेज, ठीक है, किसने? राजाराम मोहन राय। किसने कही थी दोस्तों? राजाराम मोहन राय, ठीक है। अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी, ठीक है। अब बात 1875 की बात करें, दयानंद सरस्वती दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है। इनकी एक पुस्तक भी है, सत्यार्थ प्रकाश दोस्तों, है ना। तो पुणे सार्वजनिक सभा, और बता दो भाई साहब, पुणे सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना करी एम.जी. रनाडे, यानी कि महादेव गोविंद रनाडे, 1870 में दोस्तों, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट ध्यान रखना है एग्जाम के लिए। 2024 में कबड्डी का पहला विश्व कप कहां आयोजित किया गया था भाई साहब? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई साहब, कबड्डी से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, क्योंकि कबड्डी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिया, क्या पता अगले इस टाइप से क्वेश्चन पूछ ले। तो बिल्कुल ये हुआ था मुंबई शहर में भाई साहब, है ना। 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर, 7 टापुओं का शहर। दोस्तों एग्जाम में आज एक क्वेश्चन पूछा गया था कि गन्ना में सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा? दोस्तों ध्यान रखना, यूपी दोस्तों, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इनसे रिलेटेड आप क्वेश्चन पढ़ लेना दोस्तों, कि मसूरी की राजधानी किसे कहा जाता है ना, ऐसे क्वेश्चन पूछ लेना। ऐसे पूछा जाता है कि गेहूं उत्पादक में कौन सा राज्य है, ये वाले क्वेश्चन रट लेना, एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों ये बताइए, तडोबा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गुरजू, बिल्कुल हम बिना देरी करे इसको टिक करेंगे, महाराष्ट्र में दोस्तों, ठीक है। तडोबा अंधेरी राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं कि जीके जेएस में वो कौन से टॉपिक्स आप पढ़ के जाओगे जिसमें आपका अच्छा स्कोर होगा, ठीक है। 2 मार्च के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, जो भी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड शिफ्ट में पूछे गए, ठीक है। और आज की जो शिफ्ट में पूछे गए उनसे रिलेटेड भी यही टॉपिक है, क्योंकि देखो टीसीएस का एक ट्रेंडिंग फॉलो रहता है, जो जिस टाइप से वो एक पेपर में क्वेश्चन पूछता है वही ट्रेंडिंग रहता है सारे शिफ्टों में, ना। जनगणना तो किसी भी कीमत पर छोड़नी नहीं, ये वो टॉपिक है जो किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ने। आपने जो पढ़ा वो उससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ना है किसी भी कीमत पर। पंचवर्षीय योजना, सरकारी योजना, राष्ट्रीय भाषा, संगाई महोत्सव, गणगौर महोत्सव, बाकी ये सारे शब्दावली वगैरह सारा का सारा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट। किसी भी कीमत पर इसको पढ़ के जाना आप लोगों के एग्जाम में। क्वेश्चन यहीं से फंस रहे भाई साहब, ठीक है। तो क्लास कैसी लगी एक बार इस कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे साथियों। अगर ये कंटेंट पसंद आया मेरे वीरों, तो आपसे मैं बस यही मांगता हूं भाई, एक लाइक तो बनता है इस कंटेंट के लिए, और जितना हो सके भाई साहब शेयर कर देना, जितना हो सके मेरे हर भाई बहन तक ये क्लास पहुंचनी चाहिए, जो भी मेरे वीर आगामी शिफ्टों की एग्जाम की तैयारी करें। जिन भी मेरे भाई बहन का 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 मार्च को एग्जाम है भाई साहब, उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, जरूर शेयर करना अपने सभी मित्रों तक। क्लास अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लेना, ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यूट्यूब प्रोवाइड करेगा दोस्तों, ठीक है। और अगर आप इसकी पीडीएफ चाहते हो दोस्तों, पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप पर तुरंत इसकी पीडीएफ मिल जाएगी दोस्तों रिवीजन के लिए। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो दोस्तों, टेलीग्राम ग्रुप को, वहां पर इसका लिंक दिया हुआ, और मैं इसका लिंक वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी पिन करवा दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम पर एक और नई शानदार क्लास के साथ, एक और नई धमाकेदार कंटेंट के साथ दोस्तों। तब तक के लिए मेरे वीरों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। धन्यवाद दोस्तों, मेहनत करते रहिएगा, और कल फोड़ कर आना है दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।